कैरियर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं हरजीत सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसे कि अपन पोषक तत्व पढ़ रहे थे, तो पोषक तत्व में अपने प्राथमिक पोषक तत्व यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम एवं सेकंड द्वितीयक पोषक तत्व यानी कि कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं सल्फर के कमी के लक्षण, कार्य और अधिकता से उत्पन्न होने वाले रोगों को समझ लिया था। लास्ट क्लास तक अपन ने द्वितीयक पोषक तत्व अच्छे से पढ़ लिए थे। अब अपन आगे प्रारंभ करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। तो देखिए, सूक्ष्म पोषक तत्वों के जो रोग हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। एग्जाम में ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे ही अभी तक अपन ने जितने पोषक तत्व पढ़े थे उनमें क्या था, कन्फ्यूजन नहीं हो रहा था, क्योंकि अपन ने तीन पोषक तत्व पढ़े तो अपने को इतना कन्फ्यूजन नहीं हो रहा था। लेकिन अब आने वाले जो पोषक तत्व है ये ज़्यादा बड़े नहीं है, लेकिन इनमें कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो यानी कि अपने को क्या करना है, अपने को दो पोषक तत्वों का ग्रुप बना के अच्छे से याद करना है। अपने को देखना है कि किस रोग को किस में पढ़ा था, नंबरिंग से अपने को रोग को याद करना है। जैसे बोरोन में कितने रोग लिखे थे तो अपने को उतने रोग याद कर लेने हैं। ठीक है, ताकि अपने को थोड़ा अंदाजा रहे कि हाँ, बोरोन में अगर हमने 10 रोग पढ़े थे तो हमें 10 रोग याद हैं, 11 पढ़े थे तो 11 याद है ना। तो अपन किस किस को भूले, तो अपने को इसको अच्छे से याद करना है। कन्फ्यूजन होगा थोड़ा सा, लेकिन बार बार अपने को अच्छे से लिख लिख के इसको याद करना है। तो अपन प्रारंभ करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। अपन इसको आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से उसको अपन देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व, तो देखिए कहीं ना कहीं अपन ने मृदा में गतिशीलता, पादपों में गतिशीलता खोज किसने की, सूचक पादप कौन है, मृदा में स्रोत क्या है, उसके साथ साथ ही अपने ह्रास भी देख लिया था, किस पोषक तत्वों का ह्रास कैसे हो रहा है, इसके साथ ही कौन सा धातु है, कौन सा अधातु है, या पौधे किस रूप में ग्रहण कर रहे हैं। तो ये चीजें अपने पहले सभी पोषक तत्वों की ट्रिक से याद कर ली थी और टेबलों से एक ही जगह पे लिखी थी, ताकि अपने को बार बार बीच में जा जाके ना देखना पड़े। तो उनको आप बार बार पढ़ते रहिए ताकि अपने को अच्छे से याद हो जाए। अब अपन सूक्ष्म पोषक तत्व पढ़ते हैं। तो अपन ने कहा था कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या कितनी है, तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या 8 है। कितनी संख्या है? 8 है। कुल पोषक तत्व 17 है, जिनमें से सूक्ष्म पोषक तत्व कितने हैं? 8 है। यानी कि अपन ने इनको सूक्ष्म पोषक तत्व क्यों कहा था, तो इनकी पादपों में सांद्रता मुख्यतः 1 ppm से कम, कितनी? 1 ppm से कम होती है। क्या होती है? 1 ppm से कम होती है। सूक्ष्म पोषक तत्व और वृहद पोषक तत्व, वृहद पोषक तत्वों की सांद्रता पादपों में कितनी होती है, तो 1 ppm से अधिक होती है। ठीक है, जब 1 ppm से कम होती है तो यानी कि अपन कह सकते हैं कि अगर 1 किलोग्राम अपन पादप का शुष्क भार लेंगे तो 1 मिलीग्राम से भी कम अपने को क्या देखने को मिलेगा, अपने को सूक्ष्म पोषक तत्व देखने को मिलेंगे। अब इसमें अपन पहला पोषक तत्व प्रारंभ करते हैं, बोरोन। कौन सा पोषक तत्व है? बोरोन, यानी कि बी। तो इसको ग्रहण करने वाला रूप बहुत इंपॉर्टेंट था, अपन ने पढ़ा था कि इसे H3BO3 एकमात्र ऐसा पोषक तत्व जिसे अनायनिक रूप में ग्रहण किया जाता है। जो अखनिजीय पोषक तत्व थे CHO, उनको छोड़ के बाकी अगर अपन दूसरे पोषक तत्वों की बात करें तो उनमें से एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जिसे अनायनिक रूप में ग्रहण किया जाता है। इसे H3BO3 के रूप में पादपों द्वारा अवशोषित किया जाता है। अवशोषित किया जाता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट था, अपने पहले भी लिख लिया, लेकिन अब इसको एक बार अपन फिर लिख लेते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं कार्य। क्या देखते हैं इसके?
कार्य देखते हैं। तो देखिए, अपने पोटेशियम जिस दिन पढ़ा था तो पोटेशियम में अपने एक बात लिखी थी कि ये कार्बोहाइड्रेट एवं स्टार्च के स्थानांतरण में सहायक है। कार्बोहाइड्रेट एवं स्टार्च के स्थानांतरण में सहायक है। बोरोन कार्बोहाइड्रेट एवं स्टार्च के निर्माण में सहायक है। निर्माण एवं भंडारण में कौन सहायक है? बोरोन। तो अपन लिख देते हैं कार्बोहाइड्रेट एवं स्टार्च के निर्माण में सहायक होता है। स्थानांतरण में कौन सहायक था? तो स्थानांतरण में पोटेशियम सहायक था। और निर्माण में सहायक कौन है? तो निर्माण में सहायक बोरोन है। ठीक है, ऐसे कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन अपने को साथ के साथ इनको थोड़ा देखते रहना है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पादपों में जो पुष्पीय भाग होते हैं उनके निर्माण एवं उनके विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो वह है बोरोन। यानी कि परागकण के निर्माण में, पराग नलिका के निर्माण में या परागण में कौन सा पोषक तत्व सहायक है? तो कौन सा सहायक है? बोरोन। तो इसमें लिखते हैं परागकण एवं पराग नलिका। ठीक है, अपन ने देखा था कि परागण कैसे हो रहा है, बीज चैप्टर में अपने देखा था ना, परागण कैसे हो रहा है, पराग नलिका कैसे बन रही है, निषेचन कैसे हो रहा है। तो वहां से परागकण एवं पराग नलिका के निर्माण एवं विकास में सहायक होता है। ठीक है, निर्माण एवं विकास में सहायक होता है। इतना हुआ। अब अपन देखते हैं इसकी कमी के लक्षण। ठीक है, कार्य इसके बस दो ही है। कमी के लक्षण। तो देखिए, कमी के लक्षण अगर अपन देखते हैं तो क्या होता है कि इसमें बोरोन में रोग काफी है। अगर किसी भी फल का फटना आ जाए, फल का भूरा होना आ जाए, तो वो किसकी कमी होगी? वो बोरोन की होगी। यानी कि किसी भी फल में अगर फल भूरा हो रहा है और फल अगर फट रहा है तो किसकी कमी से हो रहा है वो? तो वो होगा बोरोन की कमी से। इसके साथ साथ ही अगर अपन देखें, अपने सीक्वेंस से चलते हैं। जिस दिन नाइट्रोजन पढ़ा था तो नाइट्रोजन में अपने होलोस्टेम लिखा था। यानी कि नाइट्रोजन में, फूल गोभी में होलोस्टेम किसकी वजह से होता है? या तो नाइट्रोजन की अधिकता की वजह से होता है या बोरोन की कमी से होता है। तो अपन यहां पे लिख देते हैं फूल गोभी में होलो स्टेम दूसरे किसकी वजह से हो रहा था? नाइट्रोजन की अधिकता की वजह से। और इसके साथ साथ ही अगर देखें तो बोरोन की कमी के लक्षण कहां पे दिखाई देते हैं? तो बोरोन की कमी के लक्षण शीर्ष कलिकाओं पे दिखाई देते हैं। शीर्ष कलिका का विप यानी कि चाबुक के रूप में परिवर्तित हो जाना, चाबुक जैसी आकृति में परिवर्तित हो जाना किसकी कमी के मुख्य लक्षण थे? तो बोरोन की कमी के मुख्य लक्षण थे। ठीक है, तो फूल गोभी में होलोस्टेम। इसके साथ साथ ही अगर अपन दूसरा देखें तो जब अपने सल्फर पढ़ा था तो अपने लिखा था कि चाय में पीलापन या चाय में क्लोरोसिस किसकी कमी से हो रहा था? तो सल्फर की कमी से हो रहा था। तो वहीं पे अपन ने एक नोट लगा के लिखा था कि बरसीम या लूसर्न में पीलापन
या क्लोरोसिस किसकी कमी से होता है, तो वो होता है फूल इसमें बोरोन की कमी से। तो लिख देते हैं बरसीम का पीलापन या क्लोरोसिस या क्लोरोसिस ये किसकी कमी से होता है, तो ये बोरोन की कमी से होता है। आगे चलते हैं। अब अपन देखते हैं दूसरा, तीसरा है ना, 2 हो चुके हैं, तीसरा देखते हैं फलों का फटना। फलों का फटना किसकी कमी के कारण होता है, फलों का फटना बोरोन की कमी के कारण होता है। इसके बाद में देखें मूंगफली में होलो हर्ट। आलू में होलो हर्ट किसकी वजह से हो रहा था, नाइट्रोजन की अधिकता की वजह से। तो यहां पे मूंगफली में होलो हर्ट किसकी वजह से हो रहा है, बोरोन की कमी से। मूंगफली में होलो हर्ट, मूंगफली का दाना होता है ना, उस दाने के 2 हिस्से होते हैं। अगर आप दाने के छिलके को उतार के देखोगे तो 2 हिस्से होते हैं, क्योंकि मूंगफली द्विबीजपत्री होती है, तो इस वजह से वो 2 हिस्से होते हैं ना। तो उसमें क्या होता है कि उसमें गैप बन जाता है, खोखला दिखाई देता है। तो किसकी वजह से होता है, वो बोरोन की कमी से होता है। आगे चलें तो 5वां है सूरजमुखी में चेफिनेस। सूरजमुखी में चेफिनेस, ठीक है। आगे आंवले में नेक्रोसिस। आंवले में नेक्रोसिस, आंवले में नेक्रोसिस किसकी कमी से, तो भाई बोरोन की कमी से, ठीक है। इसके थोड़े रोग ज्यादा है, अपने को याद करने हैं। आगे चलें, अंगूर में, सॉरी चुकंदर में, अंगूर में नहीं, चुकंदर में इंटरनल नेक्रोसिस। नेक्रोसिस के पास में लिख देते हैं, अंगूर का बाद में लिखते हैं। चुकंदर में इंटरनल नेक्रोसिस, यानी कि आंतरिक गलन। आंतरिक गलन किसकी वजह से होता है, तो चुकंदर में आंतरिक गलन बोरोन की कमी से, और आंवले में गलन यानी कि नेक्रोसिस तो किसकी वजह से होता है, वो भी बोरोन में। अगर अपन देखें अंगूर में हैंड एंड चिकन, अंगूर में हैन एंड चिकन। अब भाई हैन एंड चिकन रोग की ये कैसा होता होगा। हैन तो अपन मुर्गी को बोलते हैं, चिकन अपन बच्चों को बोलते हैं, मुर्गी के बच्चों को है ना मेनली। तो अगर देखें, आपने देखा होगा कि कई बार अंगूर खाते हैं तो अंगूर के गुच्छे में ऊपर की तरफ अंगूर बड़े होते हैं, और अगर नीचे, जैसे ही अपन नीचे आते हैं तो अंगूर में नीचे के अंगूर होते हैं ना, जो गुच्छे में नीचे वाले अंगूर, वो क्या होते हैं, साइज में छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे, खाने में मीठे लगते हैं। तो वो अगर अपन देखें तो बड़े अंगूर के साथ छोटे छोटे कई सारे अंगूर लगे हुए होते हैं ना गुच्छे में। तो देखने पे ऐसा लगता है जैसे मुर्गी के साथ बच्चे जाते हैं ना, तो वो अपने को ऐसे दिखाई देते हैं। तो उस वजह से इसका नाम रख दिया हैन एंड चिकन, यानी कि अंगूर में हैन एंड चिकन रोग किसकी वजह से, बोरोन की कमी से। आगे चलें तो तंबाकू में
टॉप सिकनेस, टॉप सिकनेस। तंबाकू में टॉप सिकनेस देखें तो किसकी वजह से, तो तंबाकू में टॉप सिकनेस बोरोन की कमी से, और तंबाकू में सैंड्रोन मैग्नीशियम की कमी से। यानी कि तंबाकू के अपने दो रोग पड़े, एक को अपने मैग्नीशियम की कमी में पड़ लिया और दूसरे को अपने बोरोन की कमी में पड़ लिया। फलों का फटना या फ्रूट क्रैकिंग, इसको फ्रूट क्रैकिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रूट क्रैकिंग। ये भी किसकी वजह से, ये भी बोरोन की कमी से। ठीक है, आगे चलते हैं। तो फूल गोभी में बूरापन, फूल गोभी में बूरापन, कभी कोई फसल का बूरापन, फलों का फटना ये आ जाता है, या फलों में बूरापन, वो किसकी वजह से होगा, वो बोरोन की कमी से होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो नींबू वर्गीय जो फल होते हैं, नींबू वर्गीय फलों में क्या होता है, कई बार त्वचा हद से ज्यादा कठोर हो जाती है, जिसको अपने फ्रूट हार्डनिंग बोलते हैं। तो वो भी किसकी वजह से, वो भी बोरोन की कमी से। नींबू वर्गीय फलों में, फलों का, नींबू वर्गीय फल वृक्षों में, ऐसे लिखते हैं, नींबू वर्गीय फल वृक्षों में फलों का कठोर होना, फलों का कठोर होना। ठीक है, फलों का कठोर होना किसकी वजह से, किसकी कमी के कारण, बोरोन की कमी के। इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रूट हार्डनिंग। फ्रूट का मतलब फल और हार्डनिंग का मतलब हार्ड होना, यानी कि कठोर होना। ठीक है, तो ये बोरोन की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग कंप्लीट हुए। अपने 11 रोग पड़े हैं, इनकी दिक्कत वगैरह से ज्यादातर अपने को कोई रोग नहीं होता बोरोन की दिक्कत से, लेकिन कमी से 11 रोग अपने पड़े हैं। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट पोषक तत्व की ओर। तो दूसरा पोषक तत्व पढ़ते हैं अपन जिंक। दूसरा पोषक तत्व अपन पढ़ते हैं जिंक। दूसरा पोषक तत्व क्या है, दूसरा सूक्ष्म पोषक तत्व आ गया जिंक। बोरोन कंप्लीट हुआ, अब अपन आगे चल के पढ़ते हैं जिंक। तो देखिए, अगर अपन बात करते हैं हार्मोन की, पादप हार्मोन की थोड़ी सी बात करते हैं इधर। पादप हार्मोन, तो देखिए पादप हार्मोन दो तरह के होते हैं, पादप वृद्धि हार्मोन एवं पादप वृद्धि संदमक हार्मोन। ठीक है, अगर अपन पादप वृद्धि हार्मोन में देखें तो ऑक्सीन सबसे पहले आता है, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन। ऑक्सीन की अगर अपन बात करें तो ऑक्सीन क्या करता है, ऑक्सीन कोशिका की वृद्धि को बढ़ा देता है। अगर अपन जिब्रेलिन की बात करें तो जिब्रेलिन अपने कहा था कि अंकुरण को बढ़ाता है, और अपन साइटोकाइनिन की बात करें तो कोशिका विभाजन को बढ़ाता है। यानी कि कुल मिला के कोशिकाओं की संख्या या आकार में वृद्धि हो रही है, इस वजह से पौधे की वृद्धि होती है, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, पादप वृद्धि कारक हार्मोन। अगर अपन पादप वृद्धि संदमक हार्मोन की बात करें तो इसमें पहला आता है एब्सिसिक एसिड,
एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक अम्ल। और दूसरा बात करें तो दूसरा आता है इथाइलिन। दूसरा कौन सा आता है? इथाइलिन। ठीक है, अब देखिए पादप वृद्धि संदमक की हार्मोन की बात करते हैं तो एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, और अगर पादप वृद्धि कारक हार्मोन की बात करते हैं तो ऑक्जीन और जिब्रेलिक एसिड और साइटोकाइनिन। इनको अपन आगे पढ़ेंगे, अभी इतना याद रखते हैं। तो जो पादप वृद्धि हार्मोन है ऑक्जीन, ये ऑक्जीन के निर्माण में क्या होता है, एक अमीनो अम्ल आता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल किसका निर्माण करता है? ऑक्जीन का निर्माण करता है, ऑक्जीन हार्मोन का। अगर जिंक उपस्थित है तो ट्रिप्टोफैन तभी काम करता है, यानी कि जिंक की उपस्थिति में ऑक्जीन, जिंक की उपस्थिति में ट्रिप्टोफैन ऑक्जीन हार्मोन का निर्माण करता है। तो पहला कार्य जिंक का क्या हो गया कि यह ऑक्जीन पादप हार्मोन के निर्माण में सहायक है। इसमें अपन लिख देते हैं यह ऑक्जीन, यहां ऐसे भी इसको लिख देते हैं, एक ही बात है ना। ऑक्जीन पादप हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। ऑक्सीजन पादप हार्मोन के निर्माण में क्या होता है? ये सहायक होता है। ठीक है, यानी कि अपन इसकी अभिक्रिया लिख देते हैं। ट्रिप्टोफैन किस में परिवर्तित हो जाता है? ट्रिप्टोफैन ऑक्सीजन में। लेकिन ये कब होगा? जब यहां पे क्या होगा उपस्थित? जिंक उपस्थित होगा। ठीक है, तो यानी कि जिंक की वजह से क्या होगा? पादप की वृद्धि होगी। क्यों होगी? क्योंकि जिंक की उपस्थिति में ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल है जो वो किस में परिवर्तित होगा? ऑक्सीजन में। और ऑक्सीजन क्या करेगा? पादप की वृद्धि करेगा। ऑक्सीजन अमीनो अम्ल यहां पे लिख देते हैं, पूरा नहीं लिखा अपने। अमीनो अम्ल। ठीक है, तो ये इसका कार्य हुआ। अगर अपन बात करें कमी के लक्षण, ठीक है, कमी के लक्षण, तो देखिए कमी के लक्षण की अगर अपन बात करते हैं तो सीधी सी बात है, अपन ने जिस दिन कमी के लक्षण देख रहे थे तो कहा था कि जिंक की कमी के लक्षण कहां पे दिखाई देते हैं? तो जिंक की कमी के लक्षण मध्यम पत्तियों पे दिखाई देते हैं। कहां पे? मध्यम पत्तियों पर। तो यहां पे लिख देते हैं कमी के लक्षण मध्यम पत्तियों पर दिखाई देते हैं। क्या होता है? मध्यम पत्तियों पर दिखाई देते हैं। तो मध्यम पत्तियां कैसी हो जाती है? मध्यम पत्तियां मैंने कहा उस दिन लिखा था कि लाल पीली हो जाती है ना। मध्यम पत्तियां लाल धब्बेयुक्त
पीली हो जाती है। ठीक है, लाल धब्बे युक्त क्या हो जाती है, पीली हो जाती है। अब अगर अपन बात करें तो अपन ने यहां पे क्या कहा कि ऑक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक है। ठीक है, और ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, ऑक्सिन हार्मोन पादप की लंबाई को बढ़ाता है। ठीक है, अगर अपन देखें जिंक की कमी होगी तो ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल किसका निर्माण नहीं करेगा, ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं करेगा। और ऑक्सिन हार्मोन की जब पौधे में कमी हो जाएगी तो पादप की लंबाई को बढ़ाने का काम कौन करता है, ऑक्सिन हार्मोन करता है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि अगर जिंक की कमी हुई तो पादप में ऑक्सिन हार्मोन की कमी होगी, और ऑक्सिन हार्मोन की कमी होगी तो इसके साथ साथ ही क्या होगा कि पादप की लंबाई भी नहीं बढ़ेगी। और जब पादप की लंबाई नहीं बढ़ेगी पत्तियां तो निकलती रहेगी, जब लंबाई नहीं बढ़ेगी मतलब बोना रहेगा तो वो क्या हो जाता है, गुच्छे के रूप में हो जाता है। तो कैसा दिखाई देने लग जाता है, गुच्छे के रूप में। नेक्स्ट लिखते हैं, पादप बोना एवं गुच्छेनुमा दिखाई देता है। पादप बोना एवं गुच्छेनुमा दिखाई देता है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ चले। तो जिंक की वजह से क्या होता है कि कुछ पौधों में पत्तियां सफेद हो जाती है। ठीक है, जो शीर्ष कलिकाएं होती है ना, जैसे मक्का में। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, सफेद हो जाती है। अब अपन रोग लिखते हैं, लगभग कमी के लक्षण इतने ही थे तो रोग लिखते हैं। तो रोग सबसे पहले आता है, जिंक का सूचक पादप कौन था, मक्का था। तो यानी कि जिंक की कमी से मक्का में सफेद कलिका, जिसको क्या बोलते हैं, वाइट बर्ड नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। व्हाइट बर्ड एवं नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इतना हुआ। अब अपन आगे देखें तो धान में खेरा रोग किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। इसकी खोज किसने की थी, तो खोज धान के खेरा रोग की खोज किसने की थी, वाईएल नेने ने की थी। अगर अपन बात करें कहां पे की थी, तो GBPAUT क्या है भी ये, गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी। ये कहां पे है, ये पंतनगर उत्तराखंड में है। कहां पे है, पंतनगर उत्तराखंड। कहां पे है, उत्तराखंड में। भारत की पहली यूनिवर्सिटी है पंतनगर, 1960 में बनी थी। इसके साथ साथ ये कहते हैं धान में खेरा रोग वाईएल नेने नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था। ठीक है, आगे चले तो आलू में फर्ल लीफ, आलू में फर्ल लीफ, ये भी किसकी कमी से होता है, ये भी जिंक की कमी से होता है। आगे चलें, अमरूद में ब्रोंजिंग,
अमरूद में ब्रोंजिंग। अब देखिए, अगर अपन बात करें ब्रोंजिंग की, ठीक है, तो लगभग धान में अगर ब्रोंजिंग की बात करते हैं तो आयरन आएगा, ठीक है, और अगर अमरूद में ब्रोंजिंग की बात करते हैं तो जिंक की कमी आएगी, ठीक है। वहां पे आयरन की दिक्कत आएगा, धान में ब्रोंजिंग किससे होता है? आयरन की दिक्कत से। अब अपन देखते हैं फसलों में छोटी पत्ती। फसलों में यहां पे लिख देते सभी फसलों में छोटी पत्ती रोग उत्पन्न होता है। अपवाद कौन कौन है? तो अपवाद है, एक तो सेव, यहां पे लिख देता हूं अपवाद, अपवाद क्या होता है भी जो इनसे हटके चले। अपवाद एक तो सेव और बैंगन की छोटी पत्ती, और बैंगन की छोटी पत्ती। अब देखिए, सेब में छोटी पत्ती किससे होता है? मैग्नीज की कमी से। जब भी अब मैग्नीज पढ़ेंगे ना तब देखेंगे मैग्नीज की कमी से क्या हो रहा था, सेब में छोटी पत्ती हो रहा था। और बैंगन की छोटी पत्ती, तो बैंगन की छोटी पत्ती माइकोप्लाज्मा, किससे? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है। सभी फसलों में छोटी पत्ती किससे? छोटी पत्ती को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? लिटिल लीफ। कई बार ऐसे भी दे देते हैं कि फसलों में लिटिल लीफ, यानी कि छोटी पत्ती, लिटिल लीफ। ये किसकी वजह से, किसकी कमी से होता है? तो ये होता है जिंक की कमी से। परंतु एकमात्र दो फसलें ऐसी है, सेब और बैंगन, जिसमें लिटिल लीफ किसकी वजह से होता है? सेब में मैग्नीज की कमी से और बैंगन में माइकोप्लाज्मा। यानी कि जैसे अपन फफूंद पढ़ते हैं, जीवाणु पढ़ते हैं, वैसे क्या होता है, माइकोप्लाज्मा भी एक सूक्ष्म जीव होता है जिसकी वजह से बैंगन में छोटी पत्ती रोग हो जाता है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा खैरा रोग पर। तो खैरा रोग की अगर बात करें तो खैरा रोग अपन ने पढ़ा था दो तरह का धान, एक तो सीधी बुआई वाला और एक ट्रांसप्लांटिंग वाला। तो खैरा रोग सीधी बुआई वाला धान, उसमें या फिर अपन बात करते हैं ट्रांसप्लांटेड धान। इन दोनों में से अगर बात करें किसमें ज़्यादा होता है, तो ज़्यादातर सीधी बुआई वाले धान में ज़्यादातर देखने को मिलता है। धान का मुख्य रोग है, इंपॉर्टेंट है भाई, काफ़ी बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में लगभग ये रोग पूछा जाता है। कहाँ खोजा था? तो ये पंतनगर में खोजा था, उत्तराखंड में। किसने खोजा था? तो ये वाईएल नेने ने खोजा था। अगर सन भी पूछ ले तो लगभग 1956 में खोजा था, ठीक है। कब खोजा था? 1956 में, ठीक है। आगे चलें तो देखते हैं कि जिंक की कमी को सुधारना, एक अपन टॉपिक पढ़ते हैं जिंक की कमी को सुधारना, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है, तो इस वजह से अपन देखते हैं जिंक की कमी को सुधारना। तो देखिए, जिंक की कमी को सुधारना है तो अपन दो तरीके से सुधार सकते हैं।
किस किस तरीके से? या तो अपन क्या करें कि जिस खेत में जिंक की कमी है तो वहां पे क्या करना है, अपने को जिंक दे देना है, जिंक उर्वरक को दे देना है, यानी कि फसल बुआई से पहले क्या कर देना, जिंक उर्वरक को दे देना। या फिर अपन क्या करें, खड़ी फसल में स्प्रे कर दें। ये दो ही तरीके हैं। तो देखिए, अगर जिंक का उर्वरक देखें, जिंक उर्वरक देखें तो जिंक उर्वरक, एक उर्वरक होता है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, ठीक है। तो जिंक सल्फेट देखें तो जिंक सल्फेट के भी दो रूप देखने को मिलते हैं, ZnSO4.H2O और ZnSO4.7H2, यानी कि जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रो और जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रो। अगर अपन इसमें जिंक की मात्रा देखें तो जिंक सल्फेट जो मोनोहाइड्रो है इसमें 33% जिंक होती है, और अगर अपन जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रो की बात करें, केमिस्ट्री में 7 को क्या बोलते हैं, हेप्टा, और 8 को ऑक्टा, ठीक है। तो यानी कि हेप्टाहाइड्रो की बात करें तो इसमें 21% जिंक होती है, इसमें 21% जिंक होती है और उसमें 33% जिंक होती है। अब देखिए, यानी कि यहां पे तो अगर अपने 100 किलोग्राम जिंक सल्फेट डाला हेप्टाहाइड्रो वाला तो 21 किलोग्राम जिंक जा रही है, और वहां पे अगर 100 किलोग्राम डाल दिया तो 33 किलोग्राम जिंक जाएगी। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जिंक की मात्रा अलग अलग यूज में ली जाती है। कितनी यूज में ली जाती है? अगर तो आप इसका उपयोग कर रहे हो खेत में तो अपने को 15 किलोग्राम डालना है पर हेक्टर के हिसाब से, और अगर इसको उपयोग में कर रहे हो तो अपने को 25 किलोग्राम डालना है खेत में, ठीक है। तो यानी कि अब यहां पे लिख देते हैं जिंक सल्फेट की 15 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फसल बुआई के समय बेसल डोज के रूप में, बेसल डोज के रूप में उपयोग, ठीक है। या तो अपने पास ये है, या फिर खड़ी फसल में 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, खड़ी फसल में 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्लस 2.5 किलोग्राम चूना, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, इसमें क्या करेंगे अपन, स्प्रे करेंगे भाई। अब स्प्रे किस में करोगे आप, स्प्रे जल में करोगे तो कितना जल, लगभग 300 लीटर का, मुख्यतः 1 हेक्टर में कितना अपन जल यूज में करते हैं, 100 से 300 लीटर, 300 लीटर का 100 से 300 लीटर जल के साथ प्रति हेक्टर छिड़काव करके, ठीक है। अब भाई यहां पे अपन एक चीज यूज में ली है 2.5 किलोग्राम चूना, क्योंकि कमी तो क्या है जिंक की, तो फिर अपन कैल्शियम कार्बोनेट क्यों डाल रहे हैं। तो देखिए, अगर अपन कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट अपन इसलिए डालते हैं क्योंकि अगर जिंक क्या होता है, जिंक अम्लीय होता है, क्या होता है, अम्लीय होता है। तो जिंक की कमी अगर हो जाती है तो जिंक अपन छिड़केंगे, तो जैसे ही जिंक अपन खेत में छिड़केंगे तो क्या होगा कि
अम्लीयता बढ़ जाएगी, और जब भी अम्लीयता बढ़ जाती है पत्तियों में तो पौधे की पत्तियां क्या है, जलना प्रारंभ कर देती है। तो चूना क्या करते हैं, अपन ने कहा था कि अम्लीय मृदाओं में किस मृदा सुधारक का उपयोग करते हैं, तो अम्लीय मृदाओं में चूने का, और जबकि क्षारीय मृदाओं में जिप्सम का। तो यानी कि ये क्या काम करता है, पीएच को बढ़ाने का काम करता है। जैसे जिंक के यूज से पीएच गिरेगा, ये संभाल लेगा, ये गिरने नहीं देगा। ये चूना क्या कर देगा, उसको चूना पीएच को बढ़ा देगा, यानी कि पीएच उदासीन रहेगा, ताकि जो फसलों की पत्तियां हैं वो नहीं जलेगी। तो ये जिंक समाप्त हुआ। अब अपन आगे चलते हैं। तो दो अपन ने उर्वरक पढ़ लिए, दो अपन ने पोषक तत्व पढ़ लिए, पहला बोरोन और दूसरा जिंक। अगर अपन आगे चलें तो तीसरा अपन पढ़ते हैं मैग्नीज। कौन सा पोषक तत्व, तीसरा है मैग्नीज। तीसरा मैग्नीज। अब देखिए, जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है तो तब क्या होता है, एक हिल रिएक्शन होती है, यानी कि जल टूटता है। ठीक है, क्या होता है, हिल अभिक्रिया। अब ये हिल अभिक्रिया क्या होती है, समझो। प्रकाश की उपस्थिति में जल क्या करता है, H2O से H+ और OH- में टूट जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, हिल रिएक्शन बोलते हैं। तो इस हिल रिएक्शन में उत्प्रेरक का काम करता है मैग्नीज और क्लोरीन। कौन, मैग्नीज और क्लोरीन। यानी कि अगर मैग्नीज की कमी होगी तो हिल रिएक्शन में क्या होगा कि हिल रिएक्शन में जो जल टूट रहा था वो टूटना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आयन थे, जो पौधे के आयन, वो अस्थापित हो जाएंगे, यानी कि बराबर नहीं रहेंगे, उनकी सांद्रता कहीं ज़्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इससे क्या है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण में भी दिक्कत आएगी, और जो अम्लता और क्षारीयता है वो उसमें भी निर्भर, उसमें भी क्या होगी, दिक्कत आएगी। ठीक है, तो यानी कि अपन कह सकते हैं पहला काम क्या हो गया, हिल अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, दूसरा क्लोरोप्लास्ट का अवयव होता है। क्लोरोप्लास्ट का अवयव होता है, याद रखना। क्लोरोफिल का अवयव कौन था, तो क्लोरोफिल का अवयव था मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का अवयव कौन था, मैग्नीशियम। यानी कि कंफ्यूज नहीं होना, मैग्नीशियम क्लोरोफिल था और क्लोरोप्लास्ट का अवयव कौन था, तो वो मैग्नीज होता है। ठीक है, अपने को कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ठीक है, आगे चले। तो देखिए क्या होता है कि जब भी दलहनी फसलों की जड़ें होती है ना, तो दलहनी फसलों की जड़ें क्या करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के समय जो जड़ों में, जैसे अपने नसों में खून होता है, वेन्स में, वाहिनियों में खून होता है, वैसे ही उन जो जड़ ग्रंथियां होती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जड़ ग्रंथियां बनेगी, उसी में राइजोबियम होगा। तो जड़ ग्रंथियों में क्या होता है कि एक लाल कलर का, लाल गुलाबी कलर का एक द्रव मिलता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लेग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। अब लेग हीमोग्लोबिन बोलते हैं, तो उस लेग हीमोग्लोबिन के निर्माण में कौन सहायक है, तो उसके निर्माण में मैग्नीज सहायक है। तो यहां पे लिख देता हूं, लेग हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है।
लेग हीमोग्लोबिन के निर्माण में क्या होता है, ये सहायक होता है। ठीक है, उसके साथ साथ ये क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है। अब अपन देखते हैं इसकी कमी के लक्षण। कमी के लक्षण, तो देखिए अपन ने क्या कहा था कि मैग्नीज की कमी के लक्षण कहां पे दिखाई देते हैं, तो मैग्नीज की कमी के लक्षण नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। कहां पर दिखाई देते हैं, नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। और कैसे दिखाई देते हैं, इसकी वजह से इंटरवेनल क्लोरोसिस हो जाते हैं, यानी कि सिराओं के मध्य से पत्ती क्या हो जाती है, पीली पड़ जाती है। इसमें लिख देते हैं नई पत्तियां सिराओं के मध्य से पीली पड़ जाती है। इसको क्या बोलते थे अपन, इंटरवेनल क्लोरोसिस। ठीक है, अत्यधिक कमी होने पर नई पत्तियों में क्या हो जाता है, अत्यधिक कमी होने पर पत्तियों में नेक्रोसिस हो जाता है। अत्यधिक कमी होने पर पत्तियों में क्लोरोसिस नहीं नेक्रोसिस, सॉरी नेक्रोसिस, क्लोरोसिस तो हो ही रहा था अभी, नेक्रोसिस हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है। अब देखिए कमी के कारण उत्पन्न होने वाले रोग, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए जई में ग्रे स्पेक, जई में ग्रे स्पेक, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, दूसर चित्तीदार धब्बे, दूसर चित्तीदार धब्बे, दूसर चित्तीदार धब्बे। ठीक है, अब देखिए आगे चलें तो गन्ने का फाला जुलसा, गन्ने में क्या हो जाता है, फाला जुलसा, गन्ने का फाला जुलसा रोग। ठीक है, आगे देखें मटर का मार्स स्पॉट रोग, मटर का क्या है, मार्स स्पॉट रोग। ठीक है, और सेब में छोटी पत्ती, आपने क्या लिखा था, सेब में छोटी पत्ती किसकी वजह से हो रहा था, मैग्नीज की कमी से, लिखा था ना जब अपने जिंक पढ़ा था, तो अपने कहा था कि सभी फसलों में छोटी पत्ती रोग किसकी वजह से हो रहा था, जिंक की कमी से, लेकिन सेब में मैग्नीज की कमी से। तो यानी कि सेब में छोटी पत्ती, यानी कि लिटिल लीफ, इसके रोग काफी इंपॉर्टेंट है भाई, एक फाला जुलसा और ये ग्रे स्पेक। ये कई बार पूछा जाता है, बच्चों से गलत हो जाता है। फाला जुलसा को बच्चे मैग्नीशियम लगा देते हैं, लेकिन नहीं, मैग्नीज होता है। तो याद रखना है कि अपने को इसको गलत नहीं करना। तो अब देखिए इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो इसकी ट्रिक लिख लेते हैं, एक ट्रिक। तो इसकी ट्रिक है कि मामा ने जग मंदिर पर
मैग्नीज के साथ गप्पे लड़ाए। ठीक है, अब देखिए कैसे। मामा यानी कि मां से मटर और दूसरे मां से मार्स स्पोर्ट। आगे चलें, जग मंदिर यानी कि ज से जई और ग से ग्रे स्पेक। ठीक है, मैग्नीज हो गया, मैग्नीज, उसके साथ साथ गप्पे यानी कि ग से गन्ना और प से फहाला जुलसा। ठीक है, लड़ाई यानी कि लिटिल लीफ, लिटिल लीफ। ठीक है, ये इसके रोग, कमी के कारण जो रोग उत्पन्न हो रहे थे वो कंप्लीट हुए। इसकी अधिकता के कारण भी एक रोग उत्पन्न होता है, तो लिखते अपन अधिकता के कारण। तो कपास में क्रिंकल लीफ, कपास में क्रिंकल लीफ किसके कारण होता है? तो कपास में क्रिंकल लीफ मैग्नीज की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, तो ये मैग्नीज की कमी और अधिकता वाले सारे रोग कंप्लीट हुए। इसके साथ ही अपन पढ़ लेते हैं आयरन, क्योंकि आयरन भी क्या था, इससे संबंधित ही था। तो तीन पोषक तत्व अपन ने पढ़ लिए। अब अपन चौथा पढ़ते हैं आयरन। तो देखिए, अपन अब बात करते हैं आयरन की। आयरन का अपन ने स्रोत पढ़ लिया था, पायराइट, मूर्खों का सोना। आयरन सर्वप्रथम सम्मिलित किया गया सूक्ष्म पोषक तत्व है, जो किसके द्वारा सम्मिलित किया गया था? ग्रीस के द्वारा, है ना। और सर्वप्रथम कमी के लक्षण भी इसी के दिखाई दिए थे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आयरन की कमी के लक्षण। डायरेक्ट लिखते हैं अपन लक्षण। लक्षण तो देखिए, इसकी कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से क्या लक्षण थे? नई पत्तियों में मुख्य एवं सहायक सिरा हरी रहती है, परंतु सूक्ष्म सिरा एवं पत्ती का सिराओं के मध्य भाग, पीला पड़ जाता है। ठीक है, पीला पड़ जाता है। अब देखिए, अगर अपन बात करते हैं अधिक कमी होने पर क्या हो जाता है? तो पत्तियां सफेद रंग की
हो जाती है। पत्तियां क्या है, सफेद रंग की हो जाती है। ये इसकी कमी के लक्षण है। और इसके साथ साथ लाइम इंड्यूसिंग यानी कि चूर्ण युक्त क्लोरोसिस, ठीक है, ये किसकी कमी के कारण है, ये आयरन की कमी के कारण है। ठीक है, अब देखते हैं तो इसकी अधिकता के कारण एक रोग होता है, वो इंपॉर्टेंट है। यहां अगर कमी के कारण देख लेते, पहले कमी के कारण रोग, तो आयरन की कमी के कारण दान में इवोरी रोग हो जाता है। दान में इवोरी रोग यानी कि सफेद अंडाशय। ये किसकी वजह से होता है, आयरन की कमी के कारण। इसके साथ साथ ही देखें तो अधिकता के कारण रोग, अधिकता के कारण रोग, तो दान में ब्रोंजिंग, दान में ब्रोंजिंग रोग, ठीक है, ये आयरन की अधिकता के कारण हो जाता है। और दान में इवोरी रोग यानी कि सफेद अंडाशय। तो देखिए सफेद अंडाशय क्या होता है, अपन इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जो अंडाशय है ना, वो बिल्कुल सफेद रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है, सफेद रंग का हो जाता है। इसमें दिखाता हूं आपको। तो देखिए इसमें आप देखोगे तो ये जो दान की ये बालियां हैं ये सफेद रंग की हो जाती है। ठीक है, ये क्या होता है, इवोरी रोग के लक्षण है। ठीक है, अब देखिए इसके साथ साथ ही अगर अपन देखें तो सेम ऐसे रोग दिखाई देते हैं दान का जो तना छेदक होता है, येलो स्टेम बोरर। ठीक है, यानी कि येलो स्टेम बोरर होता है, उसमें क्या होता है, उसमें भी सेम रोग होते हैं, दान का अंडाशय सफेद हो जाता है। तो अपन क्या करेंगे, जो दान की स्पाइक होती है उसको अपन क्या करेंगे, पकड़ के खींचेंगे। अगर तो वो बिना टूटे आराम से बाहर निकल के आ जाती है तो अपन उसके देखेंगे नीचे की तरफ छेद होगा। ठीक है, अगर यहां पे देखें तो ऐसे दान की बाली होती है। ठीक है, तो यहां पे आपको दो छेद दिखाई देंगे, उसकी जो तना बाहर निकल के आएगा ना उसमें। अगर तो छेद दिखाई दे रहे हैं तो वो किसके लक्षण है, येलो स्टेम बोरर के। और अगर वो छेद नहीं दिखाई दे रहे और डायरेक्टली क्या है कि अपना जो तना था वो टूट के आ रहा है, सूखा हुआ है और टूट के आ रहा है। ठीक है, तो वो किसकी कमी के कारण हो रहा है, आयरन की कमी के कारण हो रहा है। चलो देखते हैं आज अपने क्या क्या पढ़ा। तो आज अपने सूक्ष्म पोषक तत्व पर आरंभ किया, जिसमें बोरोन पढ़ा, बोरोन की कमी के लक्षण देखे, कमी में अपने 10-11 रोग पढ़े, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद में अपने जिंक देखा, अपने कहा कि जिंक ऑक्सीजन के हार्मोन में निर्माण में सहायक है, क्योंकि ट्रिप्टोफन या मिनरल जिंक की उपस्थिति में क्या करते हैं, ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। आगे चलते हैं तो अपने कहा कि लिटिल लीफ सभी फसलों में लिटिल लीफ किसकी कमी से होता है, तो
जिंक की कमी से, परंतु सेब और बैंगन में किसकी कमी से होता है? सेब में मैग्नीज और बैंगन में माइकोप्लाज्मा। अगर अपन बात करते हैं धान में खेरा रोग, धान में खेरा रोग सीधी बुआई वाले धान में ज़्यादा होता है ट्रांसप्लांटेड राइस की तुलना में, ठीक है। अगर खोज देखें तो YL लेने द्वारा की गई। आगे चलते हैं तो जिंक की कमी को नियंत्रित करने के अपन ने तरीके देख लिए कि 2 तरह के जिंक सल्फेट का उपयोग में किया जाता है। 15 से 25 किलोग्राम, यानी कि 15 किलोग्राम अगर अपने पास कौन सी जिंक है, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रो है, तो अपने को 15 किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से देनी है। और अगर हेप्टाहाइड्रो है, यानी कि इसमें 21% जिंक होता है, तो इसको अपने को 25 किलोग्राम देना है खेत में, ठीक है। उसके बाद में अपने मैग्नीज पढ़ा, मैग्नीज हिल अभिक्रिया में भाग लेता है। मैग्नीज के अपने 4 रोग देखे। अधिकता के कारण अपने कहा कि कपास में क्रिंकल लीफ हो जाती है। उसके बाद में अपने आयरन पढ़ा, आयरन की कमी से धान में इवोरी रोग हो जाता है, और अधिकता के कारण धान में ब्रोंजिंग रोग हो जाता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर समझ में आया होगा आपको, इसको पढ़िए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।